जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। नमस्कार। हर बार की तरह वार्ता 3 में मैं विनीत शुक्ला पेन टुडे स्टूडियो इंदौर से आप सभी का आत्मीय अभिवादन करता हूं। बहुत सारे युवा साथी जुड़ चुके हैं इस वक्त चैनल से। पहली वार्ता आपने देखी पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ। दूसरी वार्ता में हमारे साथ उपस्थित रहे प्रख्यात शायर महशर अफरीदी साहब। आज जिस विभूति से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, तो उनके बारे में बोलने के लिए भी मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, क्योंकि बहुत ही युवा अवस्था में जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को अपना ध्येय बनाया, राष्ट्र की सेवा को अपना ध्येय बनाया, जिस ग्लैमर से, फिल्मी ग्लैमर से खासतौर पे प्रभावित होके युवा बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, उसी कहीं प्रेरणा से भी संभवतः उन्होंने राष्ट्र की सेवा में जाने के लिए स्वयं को आहूत किया, स्वयं को चुना। जी हाँ, हमारे साथ न सिर्फ एक राष्ट्र का सच्चा सिपाही मौजूद है, उसके अलावा एक साहित्य अनुरागी, संगीत अनुरागी के रूप में भी जिनकी पहचान जानी जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी वॉल्स पर अक्सर कविताएं, साहित्य, संगीत भी मिला करता है। ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट CRPF दिल्ली में जो पोस्टेड हैं, आदरणीय अंतरिक्ष सिंह राठौर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो पेन टुडे। थैंक यू। आज आपका होना यहाँ एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्र प्रेम की आपसे बात करेंगे, हम साहित्य और संगीत के प्रति भी आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस उम्र से आपने देश की सेवा में जाने का निर्णय लिया था और क्यों? मेरी जो मूलभूत शिक्षा हुई है वो यहीं इंदौर से हुई है, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर से। जी। तो केंद्रीय विद्यालय में आमतौर पर ये माहौल होता है कि सेना का, पुलिस का और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे थोड़े ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वहाँ BSF से बस आती थी, महू से लोग आते थे। तो मुझे बचपन से थोड़ा सा एक टेम्पटेशन होती थी कि कुछ भी करके यूनिफॉर्म की सर्विस जाना चाहूँगा मैं। वो प्रभावित करता, वो मुझे शुरू से अपील करता था। मुझे बाद में फिर खैर मैं इंजीनियरिंग की, मैंने प्लेसमेंट भी हो गया मेरा कॉर्पोरेट में। मैं एरिक्सन में कंपनी में काम करता था एज एन इंजीनियर, मैंने वहाँ काम भी किया है। बट एक पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको एहसास हो जाता है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग। देन आई सेट इन UPSC इन 2010। और क्योंकि मैंने बहुत मतलब शिद्दत से चाहा था उसको पाना, तो मेरी UPSC की एग्जाम भी एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। दैट्स ग्रेट। हाँ, फिर वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर मैं पहली पोस्टिंग थी मेरी श्रीनगर। क्या उम्र रही होगी इस वक्त? मैं 24 ईयर्स का था उस समय। 24 ईयर्स, 24 साल। मेरे युवा साथी जो सुन रहे हैं इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि 24 साल की उम्र में भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, बशर्ते ललक ऐसी हो। जी सर। फिर वहाँ गए, वहाँ की अलग वो सब परिस्थितियाँ, जम्मू कश्मीर की आपको पता है। जी। और क्योंकि वो मेरी पहली पोस्टिंग थी जी, और आमतौर पर आप CRPF में हो या किसी भी पुलिस फोर्स में हो, तो जो भी ट्रेनिंग करके लोग निकलते हैं, बेसिक ट्रेनिंग करके, उनको तुरंत फील्ड में उतारा इसलिए जाता है कि फर्स्ट हैंड इंट्रोडक्शन उनका पहले से हो जाए, ताकि फिर वो आगे की कार्यकाल के लिए अपना तैयार हो जाते हैं। वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। डाउनटाउन में था मैं कंपनी कमांडर रहा वहाँ पे। ईदगाह में कंपनी थी मेरी। और जो हम लॉ एंड ऑर्डर और ये सब देखते हैं, ट्रेनिंग में हमको कुछ ड्रिल सिखाई जाती है। फील्ड में उतरते हैं तो हम डिफरेंशिएट करना फिर शुरू करते हैं कि वो ट्रेनिंग और ये दोनों को प्रैक्टिकल में कितना फर्क है। और वहाँ हर तरह के बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ तो आपको कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, कोई सिमुलेटर नहीं, वहाँ तो लाइव लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। 30-35 हज़ार का मजमा है, आप कुछ 100-125 लोग हो, 150 लोग हो, जितना भी डिप्लॉयमेंट जैसा J&K पुलिस का भी होता था, हमारा भी होता था। तो वहाँ के चैलेंजेस अलग थे। वहाँ सीखा, देखा, मैंने आगे बढ़ा। फिर मेरी पोस्टिंग हुई छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया में। वहाँ भी देखा मैंने, बहुत जंगल के ऑपरेशंस वगैरह होते थे। खैर वहाँ मैं बहुत कम समय के लिए रहा। फिर बाद में मैं कम्युनिकेशन सेक्टर में आ गया। फिर अब फाइनली गृह मंत्रालय में। पिछले 10 वर्ष में मतलब 4 तरह के अलग अलग मुझे अनुभव हुए एक ही सर्विस में रहते हुए। तो अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी वो है रही है। और जो आपका जो प्रश्न था कि कहाँ से प्रेरणा मिली, तो वो विद्यालय से मुझे मिल गई थी। स्कूल में ही मैंने देख लिया था। कहीं हमें ऐसा सुनने में आता है कि आप सरफरोश के ACP राठौर से बड़े प्रभावित रहे थे। हाँ, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। जी। हाँ, वो शुरू से 98 में मेरे ख्याल में फिल्म आई थी, 98-97 में। तब मैं 8th या 9th क्लास में हुआ करता। तब मुझे थोड़ा था कि यार हाँ, राठौर साहब का बनना, ACP राठौर जो है सुनने में अच्छा भी लगता है। अब तो इनफैक्ट आपने ये बात निकाली तो मैंने कहीं
दिल्ली में एक फ्रेंड है मेरा, उसके पास मेरा नंबर था नहीं सेव्ड, तो मैंने उसको कॉल किया तो वो ट्रू कॉलर में एसीपी राठौड़ ही लिखा रहा था। जी जी जी। उसने कॉल नहीं उठाया मेरा, उसको लगा पता है कोई पुलिस वाला है, मुझे क्यों फोन कर रहा है। तो मैं फाइनली रेस्टोरेंट पे गया, मैंने कहा यार वो कॉल कर रहे थे आपने उठाया नहीं, कह रहे यार वो एसीपी राठौड़ लिखा है। तो मैं डर गया, पता नहीं मुझसे कुछ हो गया। मैंने कहा मैं ही हूँ भाई। जी जी। तो मुझे वो जो आपने बोला कि आमिर खान वाला, तो तो मैंने कहा कि इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है अगर आप सच्चे दिल से सोचें। देयर इज सम डिवाइन पावर, वो आपको हेल्प करती है। अगर दिल से आप कुछ चाहोगे तो वो शाहरुख खान की फिल्म का जो डायलॉग है वो सही बात है। शिद्दत से आप चाहोगे तो चीजें यूनिवर्स कंस्पायर होता है वो। आप हालांकि इंस्पायर्ड जरूर रहे, इंस्पायर्ड तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे किरदारों से होते हैं। आप हालांकि आर्मी स्कूल की बसेस से या फिर किसी किरदार से प्रभावित रहे। वर्तमान दौर के जो युवा हैं, जो बहुत सारा समय अपना इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया रील्स पे, कहना चाहिए नहीं, वेस्ट कर रहे हैं संभवतः, क्योंकि कई जगह तो वो निरर्थक पोस्ट हैं और निरर्थक रील्स हैं। वो बच्चे इस उम्र से क्या सोचना शुरू करें आपकी तरह, और कैसे? मेरे ख्याल में देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना, रील वील देखना कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना और वो कीमती समय जो करियर पे फोकस करना चाहिए या पढ़ाई में फोकस करना चाहिए वो वहां दे देना इस उम्र में, वो थोड़ा सा इंसान को बचना चाहिए उससे। क्योंकि आज का भी जो जमाना है, मुझे लगता है अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो बेटर है कि एंटरटेनमेंट की जगह आप इंफोटेनमेंट पे जाएं। अगर रीली देखने का शौक है या मोबाइल देखने का इतना शौक है तो वो चीजें देखें जहां से कुछ ज्ञानार्जन आपको हो रहा हो, ताकि वो आगे चल के किसी प्रतियोगी परीक्षा में या जीवन में कहीं आपको वो काम आए। तो अगर देखें तो इंफोटेनमेंट को प्रेफर करें कोई rather than entertainment। हाँ, अब मैं कहता हूँ अगर आपको और कुछ नहीं तो आप महाभारत और चाणक्य, भारत एक हो जो पहले दूरदर्शन पे आते थे, वही देख लें। अभी भी है यूट्यूब पे, सब फ्री है वो, वही देख लें, बहुत ज्ञान है उसमें, बिल्कुल बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। हम लोग चूंकि प्रकाशन में हैं और हमने एक लक्ष्य बनाया है पेन टुडे के माध्यम से, ये चैनल भी जो जिसके माध्यम से आप लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसके साथ में एक प्रकाशन भी है। हमने ये चुना है राह कोई हम किताबों का दौर वापस लाएंगे, जहां पन्ने पलटने का जायका मिले, क्योंकि आज खुशबू होती है, खुशबू होती है, बिल्कुल पन्नों में से खुशबू आती है। एक दौर रहा है वो, आज सब मोबाइल पर या टैब पर उपलब्ध हो गया है, तो वो मजा जाता है। तो हमारा संकल्प ये है कि हम किताबें लाएंगे जिसे हाथ में लेके पढ़ा जा सके। उसी प्रकल्प में हमारी पहली किताब भी आपको बताया मैंने, राम से राम तक आ रही है जी, बहुत बढ़िया। आपके दौर में जब मोबाइल्स नहीं थे, उतना टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, आप लोगों ने निश्चित तौर पर किताबें ही पढ़ी हैं। क्या साहित्य रहा आपका जो उस वक्त आपको प्रभावित करता था? मेरे घर में साहित्य और संगीत दोनों का माहौल बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उस वक्त ऑडियो कैसेट चलते थे, जी। तो नाना करके भी कम से कम 350-400 ऑडियो कैसेट थे हमारे घर में, और उसमें मुख्यतः गजल और पुराने गीत। तो वो आज भी मेरे ख्याल में कम से कम भी 500-600 गाने तो मुझे याद होंगे, बिल्कुल, इतने सुने हमने बचपन में। तो एक प्रेरणा तो वहाँ से आती थी, क्योंकि वो वोकैबुलरी, वो हिंदी के या उर्दू के अल्फाज, वो सब वो वहाँ से हमने सीखी। उसके बाद घर में, क्योंकि पिताजी मेरे खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिटायर हुए वो, तो उनका भी पढ़ने का स्वभाव था, तो उनकी किताबें या उनका कुछ देख के मैं पढ़ता रहता था। धीरे धीरे फिर मुझे भी आदत लग गई। बचपन में वो बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे। हाँ, और मुझे पढ़ने का, कॉमिक्स पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, मुझे अभी भी याद है, एक जगह मैं किराए पे कॉमिक्स लाता था, 50 पैसे मिलते थे। तो मैं पहले वो उनसे बोलता था भैया से कि भैया मैं देख के लूंगा, ऐसे ही नहीं लूंगा, और मैं प्रयास करता था आधी कॉमिक्स में वहीं पढ़ जाऊँ, जितनी हो सके दुकान पे खड़े खड़े पढ़ लो, और घर जो अपन ले जाएंगे वो तो पढ़ेंगे। तो वो मुझसे चिढ़ता था कि आपको मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा रहने दूंगा, आप ये पढ़ना शुरू कर देते हो तो मेरे 50% नुकसान होता है। तो मैं उस प्रवृत्ति में आ जाता था। फिर चंपक, फिर धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, समझने लग गए, फिर थोड़ा बच्चन को मैंने खूब पढ़ा। मुझे, और आज भी इनफैक्ट जैसे बच्चन साहब की जो मधुशाला, जो ये तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन बच्चन साहब ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दूसरी भी लिखी हैं। जी, मधुशाला से तो वो उनकी हस्ताक्षर। अग्निदेश आप कभी पढ़िएगा उनकी, अग्निदेश से आता हूँ, झुलस गया तन, झुलस गया मन, झुलस गया कभी कोमल जीवन, किंतु दग्ध कंठ से अपने, किंतु अग्नि वीणा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूँ मैं, अग्नि देश से आता हूँ मैं। और जीवन की आपाधापी तो मेरे ख्याल में शायद हर वो व्यक्ति आज के टाइम में, वैसे सब डिप्रेशन में रहते हैं, जब भी कभी डिप्रेस हो, ऐसा कभी आप अंदर सोचें कि क्या मैंने सही किया कि नहीं किया, या मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है जीवन की आपाधापी से अच्छी कविता हो ही नहीं सकती। मैं जब भी खुद भी व्यक्तिगत जीवन में कभी निराश हो जाता हूँ, मैं वो कविता, मैं तो मुंह से ही बोलना शुरू कर देता हूँ, एज ए मोटिवेशनल थॉट। हाँ, एज अ मोटिवेशनल थॉट ही कह रहे हैं, या सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, वो कविता जो है उसमें 3 भाग हैं, 3 उसके पद हैं जी। अगर आप बोलें
तो मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आज। तो वो कविता इस प्रकार है कि जीवन की आपाधापी में, जी, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। वाह वाह। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, जी, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का भक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। वाह। अब देखिए वो जीवन के रेले में आ गया है, बहना शुरू किया व्यक्ति, ठीक है। अब वो जीवन के मेले में आ गया है, रेले मतलब ये जीवन को एक मेला बता रहे हैं कि आप एक मेले में हो जी। अब वो मेले में आ गया है। अब देखिए कवि ने कितना बढ़िया, उन्होंने बच्चन साहब ने लिखा है, यूं बाहर की रेला ठेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का उहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। वाह। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी उतनी ही छोटी अपने घर की झोरी थी। जितनी ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की चीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन बिकराता पथ पर आया, वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कराया। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष ना दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। और जो अंतिम पद है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है इसका। जी, पढ़ें। मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा, कि नभ ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मतलब टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। धरती शोले उगले अनवरत समय की चक्की चलती जाती है, मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, कल फिर इसी जगह पर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती केवल छूकर ही देश काल की सीमाएं, जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाए, लेकिन मैं तो जीवन के बेरोक सफर में इस एक और मोड़ से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो मैं इतना पढ़ के अभी खुश हो गया, मतलब तो आप सोचे कि अगर मैं कितनी भी निराशा उसमें रहता हूँ तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ। तो साहित्य का मुझे लगता है मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान रहा, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पढ़ने की ऐसी एक आदत होनी चाहिए। अच्छा साहित्य आप पढ़ेंगे, अच्छी कुछ हमेशा मोटिवेटिंग चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी में आपको हेल्प करेगा। वो जो युवा साथी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आदरणीय अंतरिक्ष सिंह राठौर को सुन रहे हैं, मैं स्वयं अभिभूत हूँ इस इंटरव्यू से, क्योंकि ये अचानक से आया हुआ प्रश्न था और अचानक से पढ़ी गई कविता थी। दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्टेड इंटरव्यू। आप जानते हैं बातें मौलिक और वर्तमान आधार पर की जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देश के एक सिपाही के मुंह से बच्चन साहब की ये पंक्तियाँ सुनते हुए, और आप सबके लिए भी ये संदेश होगा निश्चित तौर पर। आपके संग्रह में ये इंटरव्यू रहेगा तो ये पंक्तियाँ भी आपके साथ बहुत वर्षों तक रहेंगी, सुनते रहिएगा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि चूँकि वर्तमान दौर में हम जो प्रकाशन लाए हैं उसमें पहली किताब के रूप में हम राम से राम तक को ला रहे हैं, जिसमें नवलयुग के लगभग 22 गीतकारों के श्री रामचरित पर आधारित गीत हैं। आप श्री रामचरित को कैसे देखते हैं, साहित्य की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और भारतीय युवा के जनमानस पर राम का क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, आधुनिक युग में जहाँ लोगों का कोई चरित्र नहीं रह जाता है, लोग कुछ भी बुरा करने से पहले एक थॉट नहीं देते हैं जी। ऐसे में आपका ये प्रकाशन आना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक पहल रही है, आप लोगों अच्छी रहेगी आपकी पहल, क्योंकि ये पढ़ के जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर डेवलपमेंट जी, चरित्र निर्माण जी, ठीक है, तो वो कैरेक्टर मेकिंग में भी ये बहुत हेल्प करेगा जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब वो कैरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने हमको जीवन जीना सिखाया है, हमें जीवन में दिशा दी, बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस के माध्यम से हो या भगवद गीता के माध्यम से हो या और भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से हो, सभी धर्मों से हमें कोई ना कोई ऐसे प्रेरणादायक कोई चरित्र मिल जाते हैं
तो ये बहुत अच्छी पहल आपकी रहेगी और मुझे लगता है युवाओं को विशेष रूप से जी ये पढ़ना चाहिए जी, बहुत धन्यवाद। यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझमें